जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक बेटा जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप रिकमेंड करो। डेफिनेटली आपके लिए ये सब कुछ बहुत फायदेमंद होने वाला है। इसके बाद चलिए बेटा, सबसे जो पहला पार्ट है मैंने बताया हम सामान्य ज्ञान का ही पार्ट पहले पूरा करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका कि दमन और दीव की राजधानी है। देखो, दमन और दीव की राजधानी ध्यान रखना बेटा सिलवासा है। पोर्ट ब्लेयर है, ये राजधानी कहां की है? अंडमान एवं निकोबार समूह की है। अंडमान निकोबार। तो ध्यान रखना बेटा, राजधानियां आप ध्यान रखना केंद्र शासित प्रदेशों की ध्यान रखना जो ज्यादातर पूछी जाती हैं, और नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर हैं आप उनका ध्यान रखना। तो बेटा इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना राजधानियों के जो मैंने बताए 7 सिस्टर और नॉर्थ ईस्ट वाले जो 7 सिस्टर और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी आपको याद रखनी है। तो दमन और दीव की कौन सी है? सिलवासा। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु। वह किसी स्टेट में नहीं रहता, वो संत होता है या पशु। यह किसने कहा था? मॉन्टेस्क्यू, एंजल, सोक्रेटिस, अरस्तु। देखो बेटा, अरस्त एक ग्रीक, अरस्तु है जो आपके जो अरस्तु हैं ध्यान रखना एक ग्रीक कवि या दार्शनिक थे, ग्रीक दार्शनिक थे। और ध्यान रखना इन्होंने ऐसा कहा था कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत है या फिर पशु है। तो ये ध्यान रखना किसने बोला था? अरस्तु ने बोला था। और ध्यान रखना वह प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु थे। इनके बारे में बेटा ध्यान रखना, प्लेटो के शिष्य थे, शिष्य, और आपके बेटा सिकंदर के गुरु थे। कई बार आते कि अरस्तु कौन थे, तो बेटा सिकंदर के गुरु थे, प्लेटो के शिष्य थे, जीव विज्ञान के जनक भी यही है, जीव विज्ञान के जनक भी यही है। कौन? अरस्तु। इसके बाद चलिए बेटा आगे। भारत में आम चुनाव किस पद्धति पर है? पहला है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, दूसरा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व और सामान्य प्रतिनिधित्व। देखो, भारत के आम चुनाव ध्यान रखना प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है, और देश में पहली बार आम चुनाव 1952 में हुए थे। कई बार आता है, हालांकि पहला वोट 1951 में डाला गया था, अक्टूबर 1951 में डाला गया था, और जो चुनाव थे वो 1952 के आम चुनाव थे जो कि अक्टूबर से और फरवरी, अक्टूबर 1951 से और फरवरी 1952 तक चले थे। तो इसके बाद आइए बेटा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला आता है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? देखो बेटा पहले समझते हैं गांधी इरविन के। देखो 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन में एक, ध्यान रखना बेटा, एक समझौता हुआ। अब देखो गांधी इरविन में एक समझौता हुआ, इस समझौते के अनुसार राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध सभी केस वापस लेने पर सहमति हो गई और अध्यादेशों को निरस्त कर दिया गया। सरकार उन सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई जो हिंसा में लिप्त नहीं थे। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? देखो भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर है। ध्यान रखना भीमराव अंबेडकर जी हैं जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था। बांग्लादेश की मुद्रा है, देखो बेटा बात करते हैं येन, ये आपकी बेटा जापान की मुद्रा है, टका बांग्लादेश की मुद्रा है आपकी, और डॉलर आपकी ध्यान रखना अमेरिका की मुद्रा है, और रुपया आपकी भारत की मुद्रा है। ध्यान रखना रुपया कहां की मुद्रा है? भारत की मुद्रा है। तो टका आपकी कहां की मुद्रा हो गई बेटा? बांग्लादेश की मुद्रा हो गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका टका होगा। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई? देखो बेटा तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई यह बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुई। ध्यान रखना बहमनी राज्य और विजयनगर के बीच में हुई बेटा। और कब हुई? ये 1565 में हुई थी। ध्यान रखना 1565 में हुई थी। यह बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य के बीच एक युद्ध हुआ था। बहमनी सुल्तान ने विजयनगर के राजा को बुरी तरह पराजित किया, ध्यान रखना, और वहां का जो राजा राम था उसको बंदी बना लिया। तो इसमें जो विजय हुआ था तालीकोट के युद्ध में, तो बेटा इसके युद्ध में विजय कौन हुआ था? बहमनी का सुल्तान विजय हुआ था। यह ध्यान रखना विजय हुआ था। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
बुल्स आई का संबंध, देखो बेटा बुल्स आई का संबंध किससे है? निशानेबाजी, गोल्फ, क्रिकेट, टेनिस। तो ध्यान रखना बेटा बुल्स आई का जो संबंध है वो किससे है? निशानेबाजी से। बेटा किससे है? निशानेबाजी से। आगे देखिए, खासी और गारो, देखो बेटा खासी और गारो किस राज्य की भाषा है? मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा। देखो ध्यान रखना बेटा, मेघालय ध्यान रखना नॉर्थ ईस्ट का है, तो वहां की ये मुख्य भाषा है। मेघालय है, ध्यान रखना भारत का पूर्वी नॉर्थ ईस्ट का राज्य है बेटा, उत्तरी पूर्वी राज्य है जिसकी जो मेघालय है, ध्यान रखना। तो मेघालय जिसकी राजधानी क्या है बेटा? शिलांग है। ध्यान रखना राजधानी क्या है बेटा? शिलांग है। ये जो भाषाएं हैं खासी और गारो वो कहां की है? मेघालय की है बेटा। चीन और भारत के बीच, देखो बेटा डूरंड रेखा की बात करें, ये अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की है। 24 पैरेलल की बात करें, देखो बेटा 24 पैरेलल की बात करें तो ये जो 24 पैरेलल है ये ध्यान रखना बेटा भारत और पाकिस्तान के बीच में। ध्यान रखना ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 24 पैरेलल है भारत और पाक के बीच है। भारत जो पाकिस्तान है ध्यान रखना इसको मानता है, ये कहता है कि भाई हमारा जो विभाजन है भारत और पाकिस्तान की सीमा का वो इसी से है, लेकिन भारत उसे नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि ये जो लाइन है काफी भारत के अंदर होके जाती है, इसलिए भारत नहीं मानता है और वो है भी नहीं। मैकमोहन रेखा है वो ध्यान रखना भारत और चीन के बीच है। और जो 17 पैरेलल है ये आपकी ध्यान रखना बेटा, जो 17 पैरेलल लाइन है ये आपकी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है, और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। तो ये किसके बीच है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। और ध्यान रखना 20वीं पैरेलल लाइन लीबिया और सूडान को, ये आता है बेटा 20वीं है वो पैरेलल लाइन है लीबिया और सूडान को अलग करती है। ध्यान रखना, तो इसका जो राइट आंसर होगा भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। ध्यान रखना भारत और जो चीन के बीच में रेखा है वो कौन सी रेखा है बेटा? मैकमोहन रेखा है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, सबसे अधिक ताप वाला ग्रह है। देखो बेटा पहले बात करते हैं जो वैसे कायदे से होना चाहिए, क्या? जो सूर्य से सबसे नजदीक है, और सबसे नजदीक क्या है बेटा? बुध ग्रह। तो ध्यान रखना बुध ग्रह सबसे नजदीक है, तो कायदे से तो ये होना चाहिए कि भाई बुध ग्रह सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन बेटा ऐसा है नहीं, क्योंकि बुध ग्रह पर ध्यान रखना कोई वायुमंडल नहीं है, कोई भी वायुमंडल नहीं है, नष्ट हो चुका है वहां का जो वायुमंडल है। और ध्यान रखना बेटा शुक्र ग्रह का तापमान सबसे अधिक होता है। शुक्र ग्रह ध्यान रखना बेटा, शुक्र ग्रह के बारे में बता देता हूं क्यों होता है, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमारा बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, वापस नहीं जाने देती। तो ध्यान रखना उस वजह से क्या है, शुक्र ग्रह सबसे अधिक गर्म ग्रह है। और आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के बराबर होने के कारण इसको पृथ्वी की बहन या भाई भी बोल देते हैं। ध्यान रखना किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। मंगल ग्रह को बेटा लाल ग्रह बोल देते हैं, ठीक है। और शनि ग्रह को बेटा काला ग्रह बोलते हैं। कौन सा ग्रह बोलते हैं बेटा? काला ग्रह बोलते हैं। और ध्यान रखना इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं, सबसे अधिक उपग्रह है। और ध्यान रखना बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है वो? बृहस्पति है। तो सबसे अधिक ताप वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा बेटा? आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा। सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखो बेटा ये एक धार्मिक स्थल है, सबरीमाला धार्मिक स्थल है जो कि कहां पे आपका? केरल में है, ठीक है। कहां पे आपका? ये केरल राज्य में। वायुसेना दिवस मनाने की तिथि है। देखो बेटा 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस, 8 अक्टूबर को आपका बेटा वायुसेना दिवस मनाया जाता है, वायुसेना दिवस। 16 अक्टूबर को बात करें बेटा विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को बात करें तो बेटा भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना बेटा 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपका 8 अक्टूबर को। ध्यान रखना बेटा वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद चलिए अगला, देखो बेटा कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? कोणार्क में ध्यान रखना बेटा सूर्य मंदिर है, और वो आपका बेटा जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है
वो आपका उड़ीसा में है। और ध्यान रखना ये यूनेस्को की विश्व धरोहर है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके अलावा बता देता हूं, कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है या ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है काला पैगोडा कहां है, या इसी क्वेश्चन को घुमा के दे दे बेटा ब्लैक पैगोडा कहां है, काला पैगोडा कहां है। तो ध्यान रखना कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है उसी को काला पैगोडा कहते हैं या उसी को हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और ये कौन से राज्य में है बेटा, उड़ीसा राज्य में। लोकसभा के सदस्य, अब देखो आयु की बात कर, 18 बेटा वोट डालने की होनी चाहिए, वोट डालने के लिए। शादी के लिए भाई 21 है, लेकिन ध्यान रखना बेटा अब 24 कर दी है, पहले 21 होती थी, अब कितनी कर दी है बेटा, 24 कर दी है। ये 25 वर्ष आपकी बेटा लोकसभा के लिए चाहिए भाई, और 30 वर्ष चाहिए आपकी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है वो 25 साल है, राज्यसभा के लिए 30 साल है। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए आपका बेटा जीके का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं हम आपके जनरल साइंस पे। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? देखो बेटा एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो देखो बेटा एंजाइम हमें पता है बेटा ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। और ये किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। कई बार आ चुका है बेटा, ये किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। ध्यान रखना जो एंजाइम है अपने, ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। रासायनिक रूप से सभी जो एंजाइम्स हैं वो ग्लोबल प्रोटीन होते हैं। और ध्यान रखना प्रत्येक एंजाइम केवल एक रासायनिक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, और जो एंजाइम का प्रोटीन भाग होता है उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एपो एंजाइम कहते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ध्यान रखना बेटा समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। इसके बाद चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, मिलावट से द्रव का क्वथनांक। देखो बेटा क्वथनांक बढ़ जाता है, आप पानी में बेटा कुछ भी मिलाओगे तो उसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो मिलावट से ध्यान रखना हमेशा जो द्रव का क्वथनांक है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? देखो प्रथम नियम की बात करते हैं, जड़त्व का नियम है। पहला नियम कौन सा है बेटा? जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम क्या है कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं किया जाए तब तक वो कोई भी क्रिया नहीं करेगी। जैसे कि हम मान लो बेटा बस में खड़े हैं और बस एक साथ चलना आरंभ होती है तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है, क्योंकि जब हमें आगे की तरफ बल लग रहा है बेटा। तो ध्यान रखना जड़त्व का नियम किसकी परिभाषा दे रहा है? कोई भी बल आरोपित नहीं किया जाए, तो ये बेटा बल की परिभाषा देता है। ध्यान रखना पहला नियम है ये जड़त्व का। दूसरा नियम बेटा संवेग का नियम है, और जो तीसरा नियम है आपका वो किसका नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ध्यान रखना तीनों नियम, और तीनों नियम से जो मेन इंपॉर्टेंट उदाहरण है बेटा वो पूछे जाते हैं। जड़त्व का जो पहला नियम है बेटा इसका सबसे बढ़िया उदाहरण यही है कि भाई हम बस में जा रहे हैं और बस रुकी है और एक साथ जाती है तो पीछे की तरफ धक्का लगता है। संवेग संरक्षण का नियम क्या है? जब हम कैच पकड़ते हैं बेटा तो हाथ को पीछे खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? क्योंकि इससे उसका संवेग कम हो जाता है, वेलोसिटी उसकी क्या है? कम हो जाती है धीरे धीरे। नहीं तो एक साथ हाथ को ऐसे ही रखेंगे तो उससे हमें चोट लगेगी बेटा। अब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है? जैसे बंदूक चला रहे हैं बेटा, रॉकेट उड़ा रहे हैं, ठीक है भाई बंदूक चला रहे हैं, पीछे की तरफ धक्का लग रहा है, तैर रहे हैं तो बेटा कहां है? पानी को पीछे हटा रहे हो आप और आगे बढ़ रहे हो, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है बेटा? बल की परिभाषा देता है, फोर्स की परिभाषा देता है। फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? देखो जो फ्यूज तार है मेनली टिन, शीशा और बिस्मिथ भी होता है इसमें बेटा, और कई बार थोड़ी बहुत मात्रा में बेटा कैडमियम भी मिला देते हैं। तो टंगस्टन तो होगा नहीं बेटा, देखो टंगस्टन तो है नहीं इसमें, क्योंकि जो टंगस्टन होता है टंगस्टन से बल्ब का फिलामेंट बनता है, बल्ब का फिलामेंट बनता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है बेटा, गलनांक ज्यादा होता है, लगभग 3500 होता है बेटा। ध्यान रखना कई जगह आपको 3800 मिल जाएगा, कई जगह 3200 मिल जाएगा, मैं बीच में लिखवा रहा हूं 3500। नाइक्रोम की बात करें तो हीटर का जो तार है, विद्युत हीटर का तार है, विद्युत हीटर का तार है वो नाइक्रोम का बना होता है, विद्युत हीटर का तार।
ये नाइक्रोम का बना होता है। अब आता है बेटा रोज मेटल। देखो आपको नहीं पता होगा बेटा, जो रोज मेटल है, रोज मेटल क्या होता है, ध्यान रखना, जो आपका रोज मेटल है वो बिस्मिथ, फीफा और टिन का, बिस्मिथ, फीफा और टिन का, ध्यान रखना बेटा, इनका मिश्र धातु होता है। ध्यान रखना, इन तीनों को मिलकर बनता है बिस्मिथ, लेड और शीशा, सॉरी बिस्मिथ, लेड और टिन का, इन तीनों का मिलकर होता है। इसमें ये लगभग बेटा 50% होता है, और ये दोनों, चलो ये मान लो बेटा 25 से 28 है, और ये बेटा आपका 20 से 25 है, इस तरीके से होता है। तो मैंने यहां पर ये बताया बेटा, टिन, फीफा और बिस्मिथ ये होते हैं मेनली, तो रोज मेटल इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूज तार का बेटा। वैसे ध्यान रखना, मैंने बता दिया है किन किन का होता है। प्रोटीन का पाचन होता है, देखो हमेशा ध्यान रखना बेटा, पहले बात करते हैं छोटी आंत की। प्रोटीन का ध्यान रखना, जो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, ध्यान रखना बेटा। मुख में ध्यान रखना, भोजन का पाचन शुरू हो जाता है बेटा, कई बार आता है भोजन की पाचन क्रिया कहां शुरू होती है, तो वो भोजन में बात करें यकृत की, लीवर की, तो ध्यान रखना यकृत में क्या होता है बेटा, जैव रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जो भोजन के पाचन की क्रिया है वो पूरी होती है। तो ध्यान रखना, भोजन का पाचन होता है जैव रासायनिक क्रियाओं से, कहां पे होता है, यकृत में होता है। और यकृत का बता चुका हूं बेटा, सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की, या मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग आपसे पूछा जाता है तो वो कौन सा होता है बेटा, यकृत होता है। तो ध्यान रखना, कई सारे क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं जो मैंने आपको बता दिए। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है, देखो हाइड्रोलिक प्रेस की बात कर रहा है बेटा, हाइड्रोलिक प्रेस में क्या होता है, इनमें से बेटा कौन सा नियम काम आता है। तो हाइड्रोलिक प्रेस में देखो बेटा, एक पास्कल का नियम होता है, इसके अनुसार द्रव का दबाव चारों ओर बराबर होता है। तो ध्यान रखना, द्रव का जो दाब है वो चारों ओर कैसा होता है, बराबर होता है। तो हाइड्रोलिक प्रेस में पास्कल का नियम काम आता है, ना आर्किमिडीज का आता है, ना बर्नौली का आता है, ना ही बॉयल का आता है। वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट्स को, भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, देखो बेटा सबको पता होगा भाई, आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो कोई भी फाइल है या डॉक्यूमेंट्स है, इधर से उधर ले जाना है, तो हम क्या करते हैं बेटा, कट करते हैं और पेस्ट करते हैं, दो ही चीज होती है, तो कट और पेस्ट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कट या पेस्ट। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का तार, देखो प्रतिरोध R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन में ए। अब एक बात बताओ बेटा, यदि चालक की लंबाई बढ़ा दें, एल बढ़ा देते हैं, तो R देखो यहां से समानुपाती है एल के, तो लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और बेटा लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, ऑब्वियसली घट जाएगा। तो बढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखना क्या होगा, बढ़ जाएगा। 24 घंटे के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पकाल के भीतर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं। देखो बेटा, दवा आपको यदि बार बार दी जा रही है, ठीक है, तो ध्यान रखना वो एक तरीके से घोर विषाक्तता होती है आपके लिए बेटा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आप दवाई ले लेते हो तो वो विष का काम ही करेगी आपके लिए, ध्यान रखना। ध्वनि एवं प्रकाश में किसका वेग अधिक होता है, देखो ध्यान रखना बेटा, प्रकाश का वेग ध्वनि के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। ध्वनि का तो बेटा लगभग 332 ही होता है, लेकिन इसका 3 गुणा 10 की पावर 8 होता है बेटा मीटर पर सेकंड में। तो ज्यादा किसका होता है, ध्यान रखना प्रकाश का वेग बहुत ज्यादा होता है ध्वनि के कंपैरिजन में। आवेश का मात्रक है, देखो बेटा यहां पर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आवेश का मात्रक इनमें से क्या होगा। वेबर की बात कर रहे हैं बेटा, पहले देखो ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। वेबर किसका मात्रक है बेटा, चुंबकीय फ्लक्स का। एम्पियर है, एम्पियर, पंपियर नहीं है बेटा, एम्पियर है, ये ध्यान रखना विद्युत धारा का मात्रक है। कूलाम की बात करें तो बेटा ये चार्ज का है, ये आवेश का मात्रक है, ठीक है। और कूलाम पर सेकंड ये आपका बेटा विद्युत धारा का है, क्यों कि बेटा आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत बोलते हैं, आवेश को क्यू से, और प्रवाह की दर अपॉन में टी, और इसी को हम बेटा एम्पियर बोलते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं हम, एम्पियर बोल देते हैं। तो आवेश का मात्रक पूछा है, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा यहां पे, कूलाम हो जाएगा। अब इसके बाद आओ बेटा अगला क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में, देखो लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, देखो बेटा लैंप की बत्ती में तेल केशकात्व के कारण ऊपर चढ़ता है। देखो केशकात्व के कारण होता है, केशकात्व के कारण होता है बेटा, क्योंकि देखो केशकात्व होता क्या है, बेसिकली जो
द्रव है उसका ऊपर नीचे चढ़ना वो केशकात्व के कारण ही होता है। जैसे हम क्या करते हैं बेटा कि खेतों की जुताई क्यों करते हैं, क्योंकि खेतों में क्या है कि बेटा वो छोटी छोटी केश नली बन जाती हैं, जिससे क्या है यदि जुताई नहीं करेंगे तो जो भी खेत के अंदर मॉइस्चर होगी वो सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाएगी बेटा, सारी सूख जाएगी। तो हम क्या करते हैं, खेत को जोतने के बाद जो उसकी क्या है बेटा केश नली सारी की सारी टूट जाती हैं और उससे अपने जो नमी है ज्यादा समय तक रहती है। तो ध्यान रखना वो किसके कारण होता है बेटा, केशिकात्व के कारण होता है। विद्युत चालकता की यूनिट है, देखो विद्युत चालकता की यूनिट म्हो है और ओम आपकी देखो बता दिया मैंने किसकी यूनिट है, प्रतिरोध की यूनिट है। ध्यान रखना यह आपकी बेटा प्रतिरोध की यूनिट है। तो विद्युत चालकता की यूनिट है वो आपकी क्या है, म्हो। इसके बाद चलिए अगला चलते हैं बेटा, भूकंप के समय कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं। देखो बेटा भूकंप के समय की बात कर रहे हैं, देखो पहला है पराश्रव्य, देखो पराश्रव्य, अपश्रव्य, सुपरसोनिक। देखो बेटा पराश्रव्य तो होती हैं आपकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती हैं। अपश्रव्य ध्यान रखना बेटा, भूकंप के समय आपकी अपश्रव्य ही होती हैं, जिनको बेटा ये आपकी 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, जिनको आदमी नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कई जानवर होते हैं जैसे कुत्ता वगैरह, तो ये इनको बेटा सुन लेते हैं। तो कई बार कहते हैं कि भाई ये जो जानवर हैं ये थोड़ा सा भूकंप वगैरह के बारे में इनको पहले ही आभास हो जाता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि ये क्या है कि बेटा 20 हर्ट्ज से कम की जो तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे, उनको भी ये सुन लेते हैं। तो यहां पर देखिए बेटा आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आते हैं मैथमेटिक्स में। तो देखो दो क्रमिक संख्याओं का गुणनफल, क्रमिक संख्याओं का, x पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या x प्लस 1 हो गई और इनका गुणनफल 1980 है। पहला ऐसे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 1980, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1980। ऐसे फैक्टर करो बेटा, जो कि जोड़ने घटाने पर तो कितना है x, और ध्यान रखना वैसे कितना है 1919। तो सीधा सा तरीका है, आपको यहां भी सोचना पड़ेगा। बेटर यही है कि इनको बेटा आप डायरेक्ट कर दो। जैसे दो लगातार संख्या है, मैं 34 गुणा 35 करता हूं, गुणा करके देख लो, गुणा करने पर 1980 आना चाहिए। जिस ऑप्शन पे 1980 आ जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 35 चौका कितना हो गया बेटा, 35 चौका हो गया 140, हासिल लागी 14 और 35 दिया 105 और 105 और 14 बेटा 119, 1190। इसका मतलब बेटा ये गलत, ये गलत। आप 44 गुणा 35 छोटी संख्या, देखो बेटा 44 गुणा 45, देखो 45 चौका 180, हासिल 18, 180 और 18 वापस से कितना हो जाएगा बेटा 1980। तो इसका मतलब इस राइट आंसर 44 है। तो बड़ी संख्या पूछता है आपसे तो 45 और छोटी संख्या आपसे यदि पूछता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेटा क्या हो जाएगा, 44। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की उम्र पहले की उम्र का 4 गुना होगी। देखो 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की उम्र का 4 गुना होगी, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है। देखो बेटा इसमें जो क्वेश्चन है मुझे थोड़ा सा डेटा इनसफिशियंट लग रहा है। 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की उम्र, अब ये कब की पूछी है बेटा, कितने साल पहले की उम्र का पूछा है बेटा, ये चीज नहीं पता चल रहा भाई इसमें। तो आप ऐसा करना, इस क्वेश्चन को छोड़ दो या फिर मैं इसमें एक बार करेक्शन देखता हूं, कुछ पूछता हूं, यदि हो जाता है तो 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की उम्र कितने पहले की, 4 साल पहले की करते हैं बेटा हम। यदि 4 साल नहीं पहले की वर्तमान उम्र कितनी है, तो इसको चलो बेटा ऐसा करो, छोड़ ही देते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसा करो, उम्र 15 वर्ष पहले की उम्र का 4 गुना होगी। आप इसे कर लो बेटा, क्वेश्चन में चेंज कर लो कि 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की उम्र उसकी 15 वर्ष पहले की उम्र का नहीं बन रहा बेटा, छोड़ ही देना इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग में कंप्लीट नहीं है। एक व्यक्ति 5% की हानि पर अपना टाइपराइटर बेच देता है, यदि उसे 80 रुपए अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ होता, तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या है। देखो बेटा क्रय मूल्य मानो कितना है 100, 5% की हानि पर बेच रहा है तो कितने में बेचा बेटा इसको, 95 में। यदि 5% लाभ से बेचता तो कितने में, 105 में। कितने रुपए अधिक मिलते बेटा, एक बात बताओ, कितने रुपए अधिक मिलते, 10। लेकिन यहां पे कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 80 मिल रहे हैं। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, सीधा सीधा लगाओ वैल्यू सिस्टम, 80 अधिक मिल रहे हैं, यहाँ पे 10 अधिक है, क्रय मूल्य कितना है 100, जीरो से जीरो कितना आ गया
800 रुपए आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा बेटा? 800 रुपए। डायरेक्ट देखो आप, एक व्यक्ति 5% हानि के बजाय यदि 5% लाभ से बेचे तो 5 पहले कम है, अब 5 ज्यादा है, 10 रुपए ज्यादा मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन में 80 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो 80/10 क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो बेटा क्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा? 100। तो इसलिए हम गुणा कितने का कर देंगे? यहां पे 100 का गुणा कर देंगे। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए? देखो बेटा 3:5 है, प्रत्येक में x जोड़ दो और ये कितना हो जाना चाहिए बेटा? 5:6। करो बेटा अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6×3 = 18 प्लस 6x, 5×5 = 25 प्लस 5x, तो ये 6x माइनस 5x बराबर 25 माइनस 18, x बराबर आ गया 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है? 7। नहीं तो आप वैसे भी देख लो बेटा, ऑप्शन पे करो। यदि 3 में 6 जोड़ो, पहले 3 9 हो गया और 5 में जोड़ूंगा तो 11। क्या ये बन रहा है बेटा 5:6? नहीं बन रहा, तो ये गलत हो गया। आप बेटा 3 में कितना जोड़ो? 7 जोड़ो, 10 हो गया। 5 में 7 जोड़ो, 12 हो गया। तो ये 5:6 बन गया। इसका मतलब कौन सा आपका ऑप्शन सही है? बी। तो देखो इस क्वेश्चन को कोई जरूरी नहीं है कि आप वैसे करो, आप इस क्वेश्चन को बेटा ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूं हर चैप्टर में कि यदि कोई क्वेश्चन आपका ऑप्शन फिर वैसे नहीं हो रहा है, एक्स मान के करना पड़ रहा है, तो हम उस क्वेश्चन को ध्यान रखना बेटा ऑप्शन से भी कर सकते हैं। लिखो बेटा, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, इसमें से कुछ हिस्सा 8% लाभ पर बेचता है एवं शेष 18% लाभ पर बेचता है। उसे कुल विक्रय पर 14% लाभ होता है, तो 8% लाभ पर बेचा गया परिमाण कितना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखो एक व्यापारी के पास चीनी कितनी है बेटा? 100 किलोग्राम, ठीक है। इसमें से कुछ हिस्सा 8% लाभ पर बेचता है। देखो बेटा एक तरीका तो यह है कि आप इसको x मान के करो। एक हिस्सा x हो गया और दूसरा हिस्सा हो गया बेटा 1000 माइनस x। अब वो कह रहा है इसको 8% लाभ पर बेच रहा है और दूसरे को कितने पर बेच रहा है? 18% लाभ पर। और इस प्रकार सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है बेटा? 14% लाभ हो रहा है। तो बेटा एक तरीका तो x गुणा 108/100 करो प्लस 1000 माइनस x गुणा में 118/100 बराबर कर दो 1000 का कितने परसेंट लाभ हो रहा है? 14%। तो 114/100। इस पूरे को सॉल्व करो और x का मान निकालो। इस तरह से करेंगे तो बेटा क्वेश्चन आपका काफी टाइम ले जाएगा और हमें एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन आए तो मेथड ऑफ एलिगेशन लगाओ। देखो बेटा कैसे, पहले प्रकार की 8% लाभ पर बेची है, दूसरे प्रकार की चीनी 18% लाभ पर बेची है, इन दोनों को मिला दें तो 14% का लाभ होता है। अब इधर 14 में से 8 गया तो 6, इधर 18 में से 14 गया तो 4, मतलब 2:3 आ गई। ये वाली चीनी 8% वाली 2 किलो है और ये वाली 18 रुपए किलो वाली जो 18% लाभ पर बेची है कितनी है? 3 किलो है। आपसे पूछिए कि बताओ 8% लाभ पर बेचा गया परिमाण कितना है? तो 8% लाभ पर टोटल चीनी कितनी है बेटा? 1000 किलोग्राम है, लेकिन यहां टोटल कितनी है? 3 और 2 5 किलोग्राम है। मल्टीप्लाई बाई 8% के लाभ पर कितनी किलोग्राम बेची है? 2 किलोग्राम। 5 से कितनी बार कट गया? 200 बार, और 200 दूनी कितना आ गया? 400 किलोग्राम। कितना आ गया बेटा? 400 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा 400। यदि 18% पे पूछे तो गुणा कितने का है? 3 का। क्रॉस में घटाएंगे, हमेशा ध्यान रखना ऐसे और इधर। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। 25 आदमी किसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। इधर देखो बेटा, 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो बताओ 20 दिन में कितने आदमी पूरा करेंगे? x आदमी करेंगे। सीधा सा क्वेश्चन है बेटा। तो x बराबर 25 गुणा में 24/20। तो बेटा करो 5 चौका 20, 5 पंजे 25, 4 छिक्की 24 और x बराबर कितना आ गया बेटा? 30 दिन आ गया। x का मान कितना आ गया बेटा? 30 डेज आ गया, 30 दिन आ गया। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 8/17 है, देखो बेटा साइन थीटा बराबर है 8/17। देखो एक फॉर्मूला होता है बेटा लाल बटा कक्का। आप इस पे आओ एक बार। देखो ये होता है साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा, और ये होता है बेटा आपका टेन थीटा। ये होते हैं साइन कॉस टेन। साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, और टेन होता है लंब बटा आधार। इनके उल्टे बेटा कॉट थीटा, कॉट थीटा आधार बटा लंब,
और सेक थीटा आपका कर्ण बटा आधार, और आपका बेटा कोसेक थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है, और वो कितना होता है, कर्ण बटा लंब होता है। अब ध्यान रखना बेटा, ये आपके पास लंब बटा कर्ण है। क्या है बेटा, ये लंब बटा कर्ण है। लंब 8 है और कर्ण कितना है, 7। तो पहले बेटा हमें देखो आधार चाहिए, यहां पे आपसे पूछा टेन थीटा है, और टेन थीटा लंब बटा आधार है। आधार चाहिए, आधार हम किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर बेटा 17 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर क्या है, यहां पे हमारे पास देखो आधार तो हमें ज्ञात करना है, तो लंब अपने पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 225 माइनस 289 माइनस 64 बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर 225 होगा। आधार कितना होगा बेटा, 225। तो आधार बराबर कितना आ गया बेटा, 15 आ गया। आधार 15 आ गया। टेन थीटा पूछा है, लंब बटा आधार। अब बेटा आपके पास लंब 8 है, आधार 15 है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 8 बटा 15 आ जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके ट्रिग्नोमेट्री में या तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, या फिर आपका जो क्वेश्चन आता है वो टेबल से पूछा जाता है। अब a प्लस बी का क्यू, देखो बेटा ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी। देख लो बेटा कौन से ऑप्शन में, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab 3a प्लस बी। ये आपका आ जाएगा बेटा किसका, a प्लस बी का होल क्यू का। यहां से एक फॉर्मूला और बन जाता है बेटा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस बी का क्यू माइनस 3ab और a प्लस बी। तो कई बार बेटा ये भी पूछ लिया जाता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू ये किसका फॉर्मूला है, इसका ये हो जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा बेटा इसका। इसके बाद देखो अगला, एक त्रिभुज के कोण ए, देखो बेटा कोण ए बी और सी का मान पूछा है। देखो कोई भी त्रिभुज है बेटा, तीनों कोणों का योगफल किसी भी त्रिभुज के वो होता है 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एक कोण आपका 80 हो गया, दूसरा कोण 90, तीसरा कोण सी हमें ज्ञात करना है 180। कोण सी बराबर 90 और 80 कितना हो गया बेटा, 170 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है, 10 डिग्री। बाई चांस बेटा देखो ये आंतरिक कोण है, देखो जब आपके पास क्लियर मेंशन नहीं है कि आंतरिक कोण है या बाहरी कोण है, तो ध्यान रखना हम आंतरिक कोण मान के ही करेंगे। बाई चांस यदि ये बाहरी कोण होते, यदि ये बाहरी कोण होते, तो ध्यान रखना बेटा बाहरी कोणों का जो योग होता है, बाहरी कोणों का योग होता है वो 360 होता है। तो उस कंडीशन में हम इनको 360 में से घटा देते और हमारा आंसर 190 आ जाता। लेकिन यहां ध्यान रखना क्लियरली मेंशन नहीं है, तो हमें आंतरिक कोण मान के ही क्वेश्चन को पूरा करना है। ध्यान रखना इसको हम बाहरी कोण नहीं मानेंगे। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। यदि किन्हीं दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, देखो बेटा R1 अनुपात R2 है आपका 4:5, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो बेटा क्षेत्रफल 1 और क्षेत्रफल 2 इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो बेटा पाई R1 स्क्वायर अनुपात पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई R1 का स्क्वायर कितना है बेटा 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आ जाएगा बेटा 16:25। तो इसमें देख लो ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 16:25। चलते हैं बेटा इसके बाद आगे। जब मूलधन 5,000 रुपए है तो 4 वर्ष का 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज होगा। देखो साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। यह आपका क्या होता है बेटा साधारण ब्याज। अब देखो साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है, तो मूलधन कितना है आपके पास बेटा 5,000, दर कितनी है 4, और सॉरी दर 4.5 है, समय 4 है, तो ऐसा करो यहां 4.5 कर लीजिए आप, बटा में कितना आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 गुणा में, यहां बचेगा बेटा 50 गुणा में 4 गुणा ये 18 आ जाएगा, और 18 पंजे कितना आ गया बेटा 900 रुपए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा आपके पास 900 रुपए, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे। यदि 450 रुपए की राशि 3 वर्ष में 504 रुपए हो जाती है, एक बात बताओ बेटा 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया बेटा
₹54, क्योंकि 504 में से 450 घटा दो। आपने 450 रुपए उधार दिए हैं जो कि बढ़कर 504 रुपए हो जाते हैं, तो 504 में से आप 450 घटाओ तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 54। ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अब देखो बेटा, आप चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो आप वैसे कर लो। चलो, साधारण ब्याज, अभी मैंने सूत्र बताया था, मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन कितना है बेटा? मूलधन मतलब जो धन आपने, देखो मूलधन मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब जो धन आपने उधार दिया है अथवा उधार लिया है वो आपका मूलधन होता है। अब देखिए साधारण ब्याज कितना है, एक बात बताओ बेटा, साधारण ब्याज आपके पास 54 है 3 वर्ष का, मूलधन है 450, दर आपके पास हमें ज्ञात करनी है, आर मान लेते हैं, समय कितना है बेटा? 3 वर्ष बटा में 100, तो आर बराबर डायरेक्ट कर रहा हूं 54 गुणा 100 बटे में 450 गुणा 3 आ जाएगा, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 से 9 बार और 9 27, दूनी 54, तो कितना आ गया? 2 दूनी 4% आ गया। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा? 4%। इसका एकदम एग्जैक्ट और राइट आंसर आ जाएगा निकल के बेटा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड बताने। देखो बेटा, इसके तो भाई आपको अभाज्य गुणनखंड, इसका गुणनखंड करो, पहले 5 का ही भाग दे दो बेटा। देखो पहले चलो 3 का दे लो बेटा, 3 पंजे 15, अब भाग देखो नहीं जा रहा 0, अब भी नहीं जा रहा, तो कितना आ गया बेटा? 3 पंजे 15। अब 5 का देख लो बेटा, 5 1 0 0 1, 5 का जा रहा है। अब देखो 7 का जा रहा है क्या? एकदम 7 का देखते हैं इसमें बेटा, 7 एकम 7, 30 हो गया। इसके बाद बेटा भाग नहीं जा रहा 30 में, तो 7 चौका 28, देखो 7 एकम 7 हो गया बेटा, कितना बचा यहाँ पे? 3, 7 चौका 28 हो गया, 7 चौका 28, 2 बचा 21 और 7 तिया 21 हो गया बेटा। अब यहां पर देखो 11 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है बेटा, 11 का देते हैं, 11 एकम 11 और 11 तिया 33 हो गया। अब इसके बाद देखो 11 का भाग गया, इसके बाद कितने का जा रहा है? 13 का एक बार गया, तो क्या हो गया बेटा? 3 5 7 11 13, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं, यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, देखो बेटा बेलन, सिलेंडर, बेलन 1 और बेलन 2, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर 1 स्क्वायर एच हो जाएगा और पाई आर 2 स्क्वायर एच, क्योंकि बेलन देखो ये होता है बेटा बेलन, और जो बेलन का आयतन होता है हमारे पास ये एच होती है, और ध्यान रखना ये आर होती है। तो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है बेटा। क्या होता है बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर होता है इसका। अब देखो पाई आर स्क्वायर, इसका आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर तो वृत्त का होता है। अब यहां पे देखो बेटा, पाई एच पे पाई एच, आर 1 स्क्वायर आर 2 स्क्वायर, आर 1 कितना है बेटा? 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 9 अनुपात कितना आ गया? 4 आ गया। तो 9 अनुपात 4 इसका एकदम राइट आंसर आ जाएगा। जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? 9 अनुपात 4। अब आओ, रघु 25 टोकरी 35 दिन में तैयार करता है, तो 110 टोकरी कितने दिन में? देखो बेटा 25 टोकरी कितने दिन में? 35 दिन में। एक टोकरी कितने दिन में करेगा बेटा? बच्चों वाला तरीका लगाना है, चूंकि सॉरी यहां चूंकि और इसलिए एक टोकरी कितने में? 35 बटा 25 में, और इसलिए 110 टोकरी कितने दिन में? 35 बटा 25 गुणा में 110, 5 पंजे 5 से 7 बार और 5 से 22 बार, 22 सत्ते 154 दिन आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? 154 दिन आ जाएगा। ध्यान रखना 25 टोकरी 35 दिन में, तो एक टोकरी कितने दिन में हो जाएगी बेटा आपकी? एक टोकरी हो जाएगी 35 बटा 25, 110 ज्ञात करनी है, तो आप 110 का यहां पे हम सीधा सीधा क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये आपके देखो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आते हैं बेटा रीजनिंग पे। रक्षित अपने स्थान से 4 किलोमीटर पूरब में गया, 4 किलोमीटर पूरब में जाता है, फिर ठीक बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है रुक गया यहां पे। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? हमें देखो बेटा ये दूरी ज्ञात करनी है। तो एक तरीके से बेटा ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 25, इसका मतलब कर्ण बराबर कितना आ गया? 5। तो ये जो सीधी दूरी है वो कितने किलोमीटर की हो जाएगी? 5 किलोमीटर की हो जाएगी बेटा। कितने किलोमीटर की हो जाएगी? 5 किलोमीटर की हो जाएगी। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200, दूनी कितना आ जाएगा बेटा? 400। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा?
400 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। शब्द RILFA के अक्षरों से एक शब्द एक देश का नाम बनता है जिसका प्रथम अक्षर होगा। देखो हमेशा ध्यान रखना बेटा, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भाई आप इसको करने का कोई तरीका नहीं है। आपकी यदि अंग्रेजी की वोकेबुलरी ठीक है तो आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। यहां पे इजराइल बन रहा है शायद, देखो यही बन रहा है ना, इजराइल, IFRILE, IFRILE, ठीक है, आई कर लेना बेटा एक को यहां पे, ठीक है। इजराइल बन रहा है, ध्यान रखना क्या बन रहा है बेटा, इजराइल बन रहा है। तो पहला शब्द क्या आ गया, आई आ गया। तो ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन बेटा आप तभी कर पाओगे, यहां पे इसको हटा लेना, एक ही जगह आई कर लेना बेटा, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको अंग्रेजी वोकेबुलरी आती होगी, अदरवाइज देखो आप ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और ध्यान रखना बेटा इन क्वेश्चनों को करने का कोई शॉर्टकट तरीका भी नहीं होता, तो इनको ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। इसके बाद चलिए आगे, रसोई, देखो स्टोव रसोई घर में होता है बेटा, स्टोव कहां होता है, रसोई घर में। तो जैसे स्टोव रसोई घर में होता है तो सिंक बाथरूम में होता है बेटा, ठीक है। और मोटर कार गैराज में, स्टोव रसोई में, मोटर कार गैराज में, टेलीविजन ड्राइंग रूम में, और खिड़की शयन कक्ष में। तो ध्यान रखना ये इक्विपमेंट है उसका जो लिख दिया है। निम्न को बढ़ते क्रम में रखने पर अंतिम शब्द क्या है, देखो पहले बचपन, फिर किशोर अवस्था, फिर यौवन, फिर बुढ़ापा। बचपन पहले पे आएगा, किशोर अवस्था दूसरे पे, ये तीसरे पे, और बुढ़ापा चौथे पे। तो ये आपका बेटा यहाँ पे पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं हम अगले पेपर में।